वक्त हम मौजूद हैं शोएब के पास में, जो कि तेलंगाना हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। जैसा मार दिखा सेकेंडों में आग लग गई। भाई किसी को बचा नहीं सका, क्यों बोल तो बचाने का टाइम ही नहीं था। गलती तो बस ड्राइवर की है, बस ड्राइवर वो देख के रोकना था और आँच दबा के आ रही तो जब ही कूदा मैं कूदने के टाइम पे मेरे मम्मा पुकारे भी, नको जाओ शोएब नको जाओ। नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। 17 नवंबर 2025 वो तारीख, वो दिन जिसने कई घरों में कोहराम मचा दिया। मदीना के करीब पेश आए बस हादसा जो बहुत ही दर्दनाक, अलमनाक और खौफनाक था, और इस हादसे में 45 से ज़ायरीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आग का वो मंजर, वो चीखो पुकार और फिर तेलंगाना में वो खबर की पहली लहर ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी और कई लवाहिकीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसी खबर कि जिसमें उनके प्यारे उनसे जुदा हो गए हैं, उन पर एक ऐसा सख्ता तारी हुआ कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। और ऐसे में वहीं तेलंगाना के एक घर से एक मोजिज़ाती तौर पर जो शोएब नाम से हैं जिंदा बच जाते हैं और फिर उस तमाम हादसे के गवाह बन जाते हैं और ऐनी शाहिद बन जाते हैं। फिर वो तमाम चीज़ें उनके जहन में इस तरह से पैवस्त हो गई हैं कि फिर उसे याद करके उनका दिल आज भी उसको याद करते हैं तो फिर खौफ के मारे उनका दिल रो उठता है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर क्या कुछ बर्दाश्त किया है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शोएब के पास में, जो कि उम्रा मुकम्मल करके हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। सबसे पहले शोएब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ मुनसिफ टीवी में। और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। शोएब, जिस वक्त ये हादसा पेश आया था उस वक्त आप क्या कर रहे थे? वो कौन सा वक्त था ये हादसा पेश आया? जी मैं तो बस के सोमे सामने खड़े हुआ था। मैं बदर में हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले 8 बजे के टाइम, ईशान की नमाज़ पढ़ के निकले। वहाँ से एक 8:30-9 बजे के बीच में हादसा हो गया है। अच्छा। हमारे बस के पैसेंजर को वॉशरूम आ रहा था, उनके बच्चे को। बस वाले को बोले बस रोको साइड में, बोल के बोले उन्होंने साइड में रोके। बस विदिन 5 मिनट के अंदर ऐसा हादसा होगा। अच्छा, जब ये हादसा हुआ उस वक्त जो तमाम मुसाफिरीन थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे? वो सब सो रहे थे या कोई जाग रहे थे? तो क्यों आपकी तरह उन्होंने निकलने की कोशिश नहीं की? सो रहे थे पूरे ने, जैसा पीछे से उनकी टैंकर ला के मारा, पूरे सीट पे से नीचे गिर गए, अंदर ही गिर गए। जैसा मारती था सेकेंडों में आग लग गई। वहाँ से जो मैं जहाँ से निकला वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं बोलता मेरी बॉडी ऐसा दुबले पतले में निकल गया। मैं दूसरे जने तो नहीं निकल सकते थे। वो जो टैंकर था तो उसके अंदर कितने लोग मौजूद थे और उनका क्या हाल रहा वहाँ पे? उसके अंदर तो कितने लोग थे मेरे को तो पता नहीं, पहले तो पता ही नहीं चला मेरे को टैंकर लाके मारी बोल के। जैसा मैं बाहर कूद के देखे बाद मेरे को पता चला हाँ टैंकर लाके मारी बोल के। पहले ड्राइवर कूदा, उसको भी आग लग गई थी। मैं भी कूदा, मेरे को भी आग लग गई थी पीछे। फिर मैं रनिंग में मेरे कपड़े निकाल जा, मैं विदाउट कपड़े पुलिस वालों को जाके खड़ गया मैं। ऐसा होता है कि जब आप उम्रे के लिए जाते हैं तो तमाम बसों के अंदर ये सहूलियात होती हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए वो आलात मौजूद होते हैं। तो क्या उस बस में वो मौजूद नहीं थे? तो फिर बस वाला वहां से कूद करके भाग जाना, तो बस जो ड्राइवर था उसने किसी की मदद नहीं की, लिहाजा आपकी भी मदद नहीं की? नहीं, किसी की मदद नहीं की नो, खाली उनकी सेफ्टी के लिए नो विंडो फोड़ दे के बाहर कूदे, मगर उनको भी आग लग लपट गई दबा के। हाँ। आपके साथ में कौन कौन गया था यहाँ से उम्रा के लिए? मेरे वालिद साहब गए थे, मेरे वालिदैन गए थे, मेरे नाना गए थे। तो तीनों की भी डेथ हो गई उसमें। मैं किसी को बचा नहीं सका, क्यों बोल तो बचाने का टाइम ही नहीं था वहाँ पे। वो पानी के टैंकर 5-7 मिनट में आ गए, 7 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म हो गया था पूरा, उतनी भयानक आग लगी थी। अच्छा, जिस वक्त ये आग लगी थी आप उस वक्त जाग रहे थे या आप भी सो रहे थे? नहीं, जाग रहा था मैं, सामने खड़ा हुआ था, मैं ड्राइवर के बाजू ही खड़े हुआ था। तो ऐसी कोई खास वजह थी कि आप वहां जाकर के खड़े हो गए हों? नहीं, इस सीट पे बैठा हुआ था मैं भी, मदीना के शहर में आगे बोल के, जो सीट पे बैठे तो दिख रहा नहीं था कुछ भी, तो इसलिए मैं सामने खड़ के मेरे फ़ोन में वीडियो निकाला था मैं, उसमें ऐसा हादसा हो गया। बस इतना ही था। हम लोग की सीट सामने नहीं थी, फर्स्ट सीट मेरे मम्मी पापा बैठे, सेकेंड पे मैं और मेरे नाना बैठे थे। अच्छा, जिस वक्त आप ये देखिए कि बस को आग लग गई है, तमाम लोग जल रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस तरह के ख्यालात आ रहे थे और आपको क्या कुछ लगा कि अब क्या किया जाए? ख्यालात तो ऐसे आ रहे थे, बस मैं बाहर निकल के खाली बस को देख लेते हुए खड़े गया मैं, या अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ बोल के।
फिर पुलिस वालों को गए तो पुलिस वाले ने मेरे को ड्राइवर है समझ के पकड़ लिए थे। फिर उन्होंने 1 आवर में कार में बिठा के रखे एम्बुलेंस में। पहले मेरे को मालूमात करे कौन है ये लड़का, फिंगरप्रिंट लिए बाद मेरा पासपोर्ट मेरा वीज़ा होंगे टाइप में आगे बाद जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करे, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। जब भी मैं मेरे भाई का नंबर दे दिया था एक को। अच्छा, वहाँ पे कोई मौके पे फायर ब्रिगेड वगैरह कोई मौके पे नहीं आई थी? अगर आई थी तो कितने टाइम के बाद में आई? 7 से 8 महीने के बाद आई थी वो फायर ब्रिगेड, जब तक पूरा खत्म हो गया था टोटली। हाँ, क्या आपने ऐसा कोई मंजर देखा कि लोग शीशे को तोड़ने की कोशिश करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग बस में मौजूद थे, या वो लोग हालत नींद में थे और हालत नींद में ही वो जल करके खाक हो गए हैं? मैंने कोशिश तो कोई नहीं की, खाली बस आवाज आ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक चिल्लाने के बाद अंदर से, बस के अंदर से। क्यों बोल तो पूरी पैक थी टोटली बस। वो डोर भी ओपन करे तो बस का बटन से ओपन करना है, बटन से ओपन करे बाद 2 मिनट के बाद खुलता डोर। वो हाइड्रोलिक डोरा थे वहाँ के बस के, वो मेरे को ही पता नहीं कौन सा था, तो मैं तो भी बटन दबा के बाहर कूदना था। देखा मैं, मगर जैसा वो बस टैंकर ला के मारता बस में पूरा अंधेरा होगा। जैसा कि आपने कहा कि डोर लॉक था, हाइड्रोलिक था, लेकिन कुछ विंडोज ऐसी होती हैं जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट के लिए उसे रखा जाता है, तो क्या बस में वो सहूलत नहीं थी? वो थी मगर वो हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए ना वो बसों में, उतना किसी को पता नहीं चला। सब अपनी हालत में अपन नहीं थे समझो, पूरा बस में धुआं धुआं काला काला, सेकेंडों में आग लगी पीछे से, उतना ही हो गया बस। तो आप लोग मदीना जा रहे थे या मदीना को आ रहे थे? नहीं, मदीना को जा रहे थे ना, बदर से मदीना जा रहे थे। मदीना भी आने 20-25 किलोमीटर थे। हाँ, तो उसमें ड्राइवर अकेले ही थे? मतलब ऐसा होता है कि 102 ड्राइवर को रखा जाता है रिलीफ के लिए, तो सिर्फ एक ही ड्राइवर थे या फिर उनके साथ कोई और थे जो उस वक्त मौजूद नहीं थे? नहीं, ड्राइवर तो एक ही थे। अगर 2 ड्राइवर रहते तो ये हादसा होता ही नहीं था, बस रुकती नहीं थी, हादसा होता नहीं था। ड्राइवर एक ही थे उसके अंदर, और हम लोग का टीम लीडर भी कोई नहीं था। मदीना में पिकअप करने वाला था हम लोग का टीम लीडर, जो ट्रेवल्स का था ना, मदीना में पिकअप करने वाले थे ना। जैसे कि आपने कहा कि एक पैसेंजर को रफ़े हाजत महसूस होती है तो उसके लिए रुका देते हैं टॉयलेट के लिए, मतलब कि ऐसा सेफ्टी का इंतजाम देख करके नहीं रुकाया गया था कि बीच सड़क पे रुका दिया गया था? नहीं, उन्होंने सड़क पे ही रोके, साइड में है, मगर वहाँ पे रोकने का प्लेस नहीं है कि, तो अगर रोकना रहा तो बाजू की रोड पे रोकना है बोल के बोल रहे थे वहाँ के लोग, सर्विस रोड पे। मगर ये ड्राइवर हाईवे पे रोक दिए, साइड में रोके, मगर पार्किंग लाइट भी ओपन करे थे उन्होंने, मगर फिर भी लाके मार दिया टैंकर वाला। एकदम वो रोड पे लाइट वगैरह कुछ ही नहीं थे, एकदम जंगल इलाका था, एक छोटा था वहाँ पे चेक पोस्ट था, वहाँ की पुलिस सही समझो पहले। तो फिर आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती रही होगी? टैंकर वाले की गलती थी या फिर बस ड्राइवर की गलती थी? पहले तो गलती तो बस ड्राइवर की है, बस ड्राइवर वो देख के रोकना था, वो एक गलती है। एक तो टैंकर वाला स्लो आना था, वहाँ पे पार्किंग लेक ऑलरेडी ओपन है, फिर भी वो देख के स्पीड आया, इसमें तो दोनों का ही गलती है। अच्छा, तो अब आपके साथ में आपके वालिद साहब भी थे, वालदा थे, नाना थे, तो ऐसा नहीं लगा कि आपको मैं उनको बचाऊं कुछ करके, और वो लोग अंदर से आईने में से आपको देख रहे हो, कुछ ऐसा मंजर जो आपके दिल को मतलब इस तरह से तकलीफ दे रहा हो कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया? ऑप्शन नहीं था बचाने का, क्योंकि मुझे सेकेंडों में आग लग गई थी। मैं मेरे मम्मा को उठा के बस वो सीट पे बिठाया और आँच दबा के आ रही, तो जब ही कूदा मैं कूदने के टाइम पे मेरे मम्मा पुकारे भी, नको जाओ शोएब, नको जाओ बोल। फिर भी मैं क्या, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया मैं क्या कर दिया, उसी हाल उसकी आग में गिरा मैं। फिर ड्राइवर के बाद खुदा में ड्राइवर को भी आग लग गई। तो लेकिन आपको भी वहां पर कितने जख्म आए थे और फिर कितनी देर के बाद में आपको वहां पे हॉस्पिटल को ले जाया गया? जख्म तो मेरे को जब का जब भी मालूम नहीं हुआ, एक 15-20 मिनट के बाद पूरा जलन शुरू हो गई मेरे को। तो जब भी मैं पुलिस वालों को हॉस्पिटल को ले लेके जाओ बोल के बोला, तो लोग 1 आवर करे पूरा मालूमात करे, बस 1 आवर के बाद एम्बुलेंस में डाल के भेजे मेरे को सऊदी जनमन हॉस्पिटल में। अच्छा, वहाँ पे भी मेडिकल टीम्स का आपके साथ में किस तरह से रवैया था? वो लोग आपकी किस तरह से खिदमत कर रहे थे? फिर आपका किस तरह से इलाज हो रहा था? इलाज में कोई कोताही वगैरह, किसी कोई शिकायत वहाँ से? नहीं, इलाज के बारे में तो कुछ शिकायत नहीं, 100% अल्हम्दुलिल्लाह इलाज बहुत अच्छा हुआ। हमारे जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट करी, उन लोगों के सपोर्ट से ही बहुत अच्छा इलाज हुआ मेरा। अच्छा, इंडियन एम्बेसी से किसी ने आपसे रुजू किया, वहाँ पे कोई आके मुलाकात किया इंडियन एम्बेसी से, या फिर आपको जो कफील यहाँ के जो ट्रैवल्स थे, जिस ट्रैवल के जरिए आप गए थे, ये लोगों से आपका राब्ता हुआ पहले या फिर घर वालों से आपका राब्ता हुआ? नहीं, पहले तो हमारे राब्ता जो मिनिस्टर जो यहाँ से गए थे, गवर्नर अजहरुद्दीन साहब, माजी हुसैन साहब, शफीउल्लाह साहब, उन लोग मेरे भाई को ले गए थे, मेरे भाई को लेकर आके मिलाए करे। उसके बाद वहाँ के इंडियन एम्बेसी लोग आके मिले। फिर बाद में जो एजाज जो ट्रेवल्स वाले हैं ना, उनके चाचा थे वहाँ पे टेक ओवर करे, तो उन्होंने आके मिले मेरे से तीसरे चौथे दिन।
अभी आप उम्रा मुकम्मल कर लिए हैं, अभी कितनी उम्र की है आप? 5 उम्र की किया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा पूरा मुकम्मल हो गया था। उम्र के बाद मदीना जा रहे थे हम लोग ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्चार्ज के बाद भी मेरे जो जन्नतुल बकी में दफन है ना, वहाँ पे भी गया, मैं ज़ियारत कर लिया कब्रिस्तान को जाके, फिर मदीना की भी ज़ियारत कर लेके आ गया मैं। जितने लोग थे उन सबका उम्रा हो गया था या फिर अधूरा रह गया वो उम्रा, जो लोग जहाँ हो चुके हैं इसमें 45 लोग? नहीं, पूरों का मुकम्मल उम्रा होके मदीना को रवाना हुए हम लोग। पहले उम्रा कर लिए पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा हो गया था, उसके बाद मदीना के लिए रवाना किए हम। तो वो मंजर आपको कैसा लगा? क्योंकि 3-4 लोग के साथ में आप जाना, फिर आप इस तरह से वहाँ पे अकेले हो जाना, फिर तमाम मंजर आपकी आंखों के सामने आ जाना, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो हादसात हो रहे हैं, जो लापरवाहियाँ ट्रैवल्स की तरफ से होती हैं, तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसा हुआ वो आइंदा बार दूसरों के साथ नहीं होना, जो ट्रैवल्स वाले किए गलती वैसा नहीं करना, बस वही है मेरे से। हिंदुस्तानी वफ्द भी यहाँ से पहुंचा था, अजहरुद्दीन भी आए थे और मजलिस के माजिद हुसैन भी, शफीउल्लाह भी आए थे, तो इन लोगों का ताउन आपको किस हद तक रहा और फिर इनकी कामयाब नुमाइंदगी से वहाँ पे जो कुछ काम थे हुकूमत के साथ में इनका जो ताउन था वो आपके साथ में किस तरह से रहा? इन लोगों का सपोर्ट तो बहुत था। जो अजहरुद्दीन साहब थे, माजिद हुसैन साहब, शफीउल्लाह साहब जो हज कमेटी के मेंबर थे, तेलंगाना हुकूमत सीएम साहब थे, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, इन लोगों का बहुत सपोर्ट था मेरे को। इन लोगों के सपोर्ट से जन्नतुल बकी में जगह मिली हम लोग को, नहीं तो वहाँ पे जगह हम लोग को नहीं मिल रही थी। वहाँ पे वो जगह के लिए 1 से 2 दिन डिले हुआ, मीटिंग्स हुए, उसके बाद हम लोग को जगह मिली वहाँ से। ऐसी कोई आपको वहाँ पेशकश की गई, ऐसा कोई ऑफर दिया गया कि इस तरह का हादसा हुआ है तो आप दोबारा से फिर वहाँ उम्रे के लिए सऊदी के खर्च पर या फिर हुकूमत के खर्च पर आने का ऐसा कोई पेशकश आपको हुई है? ऐसा कोई ऑफर दिया गया है? नहीं, कोई नहीं दिया। खाली माजिद साहब बोले थे मैं डिस्चार्ज हो के बाद फिर से उम्रे के लिए रवाना जाते क्या बोल के बोल रहे थे, मैं नहीं बोल के बोला था। नहीं, मैं जहाँ पे ज़ियारत कर लेता हूँ मदीना है, तो मदीना के पूरे ज़ियारत कर लिया मैं। मदीना से फिर जिद्दा को आया था पासपोर्ट के लिए, फिर वहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी में पासपोर्ट बना लिया। फिर पुलिस मदीना की मक्के की जो जेल है वहाँ जाके लेटर लिखा के इमिग्रेशन का पूरा कर लेके, जो माजिद हुसैन साहब उन लोग एक मेंबर को छोड़ के गए थे मेरे को टेक ओवर करो बोल के, मसूद साहब जो हज कमेटी के, उन्होंने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को टेक ओवर करे थे, पूरा घर तक ला के छोड़ के गए समझो। आखिर में शोएब, जो 45 जो ज़ायरीन थे, जो लोग जाँ बहक हो चुके हैं, तो उन तमाम लवाहिकीन को, उनके घर वालों को आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपने वहाँ पर देखा था, और ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे कि उनको सब्र आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। वही जो अल्लाह की मर्जी थी, बस यही शुक्र अदा करना। बहुत बड़ी हम लोग को जगह मिल गया जगह जन्नतुल बकी में। वहाँ के मदीना के लोग को जगह नहीं है कहते वहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को वहाँ की जगह मिली। बस दुआ करना लोगों के लिए मगफिरत की, बस वही करना है, अब दूसरा कुछ नहीं है। सब थी अल्लाह की मर्जी थी। अब तेलंगाना हुकूमत और जो वफ्द माजिद हुसैन, अजहरुद्दीन और भी शफीउल्लाह, इन सबको आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं इसको लेकर? इन लोगों का तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। इन लोगों का बहुत सपोर्ट था मेरे को, बस मेरे अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पे घर तक भी पहुँच गया मैं उन लोगों के सपोर्ट के लिए। बस मैं ये मैसेज देना चाहता था तेलंगाना हुकूमत से लिए, एक जॉब के लिए मैसेज देना था मेरे को। अब जो मैं पहले जो हार्ड वर्क मैं जो करता था कारपेंटर का, अभी वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिए तो बहुत मेहरबानी होती। अभी इलाज के लिए आपको कितना खर्च आ रहा है और इसके लिए क्या मतलब आपने अपील की है कि हुकूमत से, सरकार से, किस तरह की? कल शफीउल्लाह साहब आके मेरे से मुलाकात किए घर पे, उन्होंने करे ट्रीटमेंट। उन्होंने आज शाम में कार बेचूँ बोल के बोले, हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा लो बोल के बोले। अब मेरे तो बैक सपोर्ट मेरे वाली साहब ही थे, अब कोई नहीं है मेरे बैक सपोर्ट, इसलिए मेरे को जॉब के लिए अपील चाहिए बस। जी आप बताइए, ये क्या कुछ कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिली है, तो इस पर क्या कुछ है, तफसील से थोड़ा आप बताएं। जी मेरा नाम समीर है, मैं शोएब का बड़ा भाई हूँ। मैं भी गया था कॉन्सुलेट को उधर कॉन्सेप्शन के बारे में बात करने के लिए। फिर वहाँ के जो हेड कॉन्सुलेट है जिद्दा में, उन्होंने बोले कि मैं पूरी कोशिश करूँ दिलाने की। तो जो बस और जो गाड़ी वाले हैं ना, दोनों के बीच में डिबेट भी चल रही, दोनों केस सॉल्व हुआ तो जब जाके मिलता का देख के पास से हो। तो उनका केस चल रहा था, प्रोसेस हो रहा, 2 महीने होता बोल के बोले, वो सऊदी का हो गया। अब यहाँ पर बोलता अपने ट्रैवल्स की तरफ से भी अलग इंश्योरेंस रहता, वीजे के ऊपर लिखा रहा था पेपर के ऊपर, मेल को 3 लाख रियाल, फीमेल को 1.5 लाख रियाल। अब ट्रैवल्स वालों को फोन करता है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा कुछ। कौन से ट्रैवल्स के जरिए गए थे आप लोग? अलमक्का ट्रैवल्स, एजाज नाम है उनका। अलमक्का ट्रैवल्स एजाज। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। अब हम लोग तो ऐसे बहुत सारे फैमिली थे जो जिसके बेवा हो गए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी मदद करने का है ना। वो लोग भी प्रोसेस में गए तो वो लोग भी भरे, ट्रैवल्स वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्या करना बोल के बोल रहे वो लोग भी। तो नाज़रीन, ये थे शोएब जो मोजिज़ाती तौर पर
उस बस हादसे में जिंदा बच कर के आज अपने वतन को वापस आए हैं। और इन्होंने जो तस्वीर हर उस लम्हे की हमारे सामने रखी, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि दिल कांप जाता है उस खौफनाक मंजर को अगरचे याद कर ले। और यकीनन इनकी बातों से एक अंदाज़ा भी ये हुआ है कि हादिसात इंसान की जो कद्र होती है, जो ज़िंदगी होती है, उसकी कद्र और अहमियत को भी बढ़ा देते हैं। और ऐसे में सऊदी रेस्क्यू इदारों का और मेडिकल टीमों का और वहाँ की हुकूमत का जो बरवक्त इक़दाम किए हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। और ना सिर्फ वहाँ की हुकूमत बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत, जिन्होंने इस चीज़ को, मतलब कि हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ साथ अगरचे हम यूँ कहें कि इंडियन एम्बेसी और AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी की बेहतरीन नुमाइंदगी, बेहतरीन काविशें, और फिर इस तरह के वो हिंदुस्तानी वफ्द जो बर वक्त आवाम के बीच पहुँच करके उन लवाहिकीन को पुरसा दिया, ढारस बांधी और भी सीधे निकल गए सऊदी अरब के लिए। और वहाँ के जो हालात को अपनी नुमाइंदगी वहाँ पर रखने के लिए वो सीधे वहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनकी तमाम नुमाइंदगियों को भी कद्र की निगाह से देखते हैं और उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने शहरियों के लिए बर वक्त पहुँचकर उनकी मुकम्मल मदद की है। और उन तमाम जांबहक अफराद के लिए दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और जो जिंदा मौजूदाती तौर पर बचकर आ गए हैं उनकी ज़िंदगी के नए आगाज़ के लिए अल्लाह ताला हौसला दे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, दीजिए इजाज़त, आदाब।